नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज दिन की सबसे बड़ी खबर की बात होगी। आज हिजाब बैन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बटा हुआ आया। बैन सही है या गलत, 2 जजेस की बेंच एक नतीजे तक नहीं पहुंच सकती। अब केस बड़ी बेंच के लिए चीफ जस्टिस के पास भेज दिया गया है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अब हिसाब केस, जो हिजाब केस है, वो संविधान पीठ को सौंपा जा सकता है। हालांकि फाइनल फैसले से पहले हिजाब पर बटे हुए फैसले को लेकर आज दिन भर पॉलिटिकल कमेंट्री होती रही। सुप्रीम कोर्ट के बटे हुए फैसले पर ओवैसी को मौका मिला, एक बार फिर फायर हो गए। दावा यही किया कि जुल्म हुआ तो फ्लावर से फायर बनने में वक्त नहीं लगेगा। आखिर ईरान में एंटी हिजाब प्रोटेस्ट के बीच ओवैसी के हिजाब प्रेम के पीछे क्या है वजह? सीधे ओवैसी से बात करते हैं। ओवैसी साहब, स्वागत है आपका आज तक पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही कि आप जस्टिस उलिया की जो बातें हैं उसका हवाला दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जस्टिस गुप्ता भी तो हैं, उनका तो यही मानना है कि बैन बरकरार रहे। ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि रोक हटा दी जाए? नहीं, हम तो उम्मीद कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से यूनानिमस जजमेंट आएगा हिजाब के फेवर में, मगर सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजेस ने डिफर किया है, तो वो उनका वो राइट है, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। अब जस्टिस धूलिया साहब ने जो कहा है, मेरी नजर में वो सही बात उन्होंने कही है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ये कहा है कि चॉइस एक बहुत बड़ी चीज होती है किसी भारत के नागरिक के लिए, और उन्होंने कहा कि चॉइस ना ज्यादा ना कम, वो चॉइस है। उन्होंने आर्टिकल 14 और 19 का हवाला दिया है, तो मैं उसको मेरी नजर में वो एक बेहतरीन फैसला धूलिया साहब का था। लेकिन दूसरी तरफ एक राय ये भी तो है ना कि जो एसेंशियल प्रैक्टिसेस में नहीं आता है इस्लाम में, उसको लेकर क्यों इस तरह की बात की जाए? बात स्कूल में यूनिफॉर्म की है ओवैसी साहब, बात स्कूल में यूनिफॉर्म की है। ये जो गुमराह किया जा रहा है कि देश भर में हिजाब पर बैन लग रहा है, ऐसा नहीं है ना। ये बात स्कूल में यूनिफॉर्म की है। नहीं, देखिए, अगर आप यूनिफॉर्म में एक सिख लड़के को टर्बन पहनने की इजाजत देंगे, आप स्कूल में एक हिंदू लड़की को विभूति, सिंदूर और मंगलसूत्र भी अगर पहनना चाहे तो पहनने की इजाजत देंगे, मगर आप एक स्कूल में एक मुस्लिम लड़की को हिजाब पहनने की इजाजत नहीं देंगे, तो वो राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है, और वो आर्टिकल 19 के भी खिलाफ है, वो राइट टू चॉइस के भी खिलाफ है। हम ये कह रहे हैं कि जो भारत के कर्नाटका के स्कूलों में जो बच्चे जाते हैं स्कूल पढ़ने के लिए, अगर वो एक दूसरे रिलीजन की प्रैक्टिसेस को नहीं देखेंगे तो वो दुनिया का कैसा सामना करेंगे, वो कैसे भारत की इस डाइवर्सिटी को कैसे एक्सेप्ट करेंगे? और फिर उनकी नजर में ये होगा कि देखो, मुसलमान लड़कियां हिजाब नहीं पहन सकती तो उनकी नजरों में मुसलमान लड़कियां कम नजर आएंगी उनको। यही बच्चे कल भारत का मुस्तकबिल है, इस देश को लेकर आगे जाएंगे। तो ये तो और जरूरी है कि उस स्कूल में वो सब रिलीजन को देखें, डिसएग्री जरूर करें, मगर महसूस तो करें, जैसा कि मैंने अपने स्कूल में देखा था और आज भी हम देखते हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप जब दूसरे रिलीजन के प्रैक्टिसेस को अलाउ कर रहे हैं तो आप इसको क्यों नहीं अलाउ करेंगे? जहां सवाल हिजाब एसेंशियल है या नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि ये कर्नाटका हाईकोर्ट का जजमेंट बिल्कुल गलत था। अब मिसाल के तौर पर कुरान की आयत है कि ला इकरा फिद्दीन, कि रिलीजन में जबरदस्ती नहीं है, वो रिलीजन एक्सेप्टेंस में है, हिजाब के मामले में नहीं है। हिजाब के मामले में सूरह अहज़ाब की आयत है, और वो मुस्लिम लड़कियां उस कुरान की आयत को अल्लाह का कलाम समझकर उसको एक्सेप्ट कर रही है। बाज मुस्लिम लड़कियां नहीं पहनती, उनका राइट टू चॉइस है। मगर ये बोलना कि ईआरपी नहीं है, अरे ईआरपी कैसे नहीं यार? अब मैडम और एक बात समझिए, जस्टिस धुलिया ने क्या कहा सर? ओवैसी साहब, जस्टिस धुलिया ने क्या कहा? उन्होंने कहा मैं ये एसेंशियल प्रैक्टिसेस वाली तो बात ही नहीं है इस्लाम की, वो तो लड़कियों की शिक्षा के नजरिए से इस पूरे मामले को देख रहे हैं। आपने सिख टर्बन की बात की सर। नहीं, टर्बन तो इसेंशियल है ना, सिखिज्म में टर्बन इसेंशियल है, लेकिन आप खुद ही बताते हैं हिजाब तो इसेंशियल नहीं है। तो मैं बिल्कुल है, मैं कह रहा हूं हिजाब एसेंशियल है, कुरान की आयत है, सूरह अहज़ाब में कुरान की आयत है। सिखिज्म में टर्बन एसेंशियल है। आज आप पहली बार मुझे लगता है ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, नहीं सुनिए सर एक सेकेंड, आप कह रहे हैं हिजाब एसेंशियल है। The main thrust of my judgment is the entire concept of ERP was not essential to the dispute. The High Court took a wrong path.
और कोर्ट ने मैडम कुरान की आयतों को उसका मिस ट्रांसलेशन किया तो गलत है ना बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि इस्लाम में एसेंशियल है, तो जो अनेकों लड़कियां हिजाब नहीं पहनने का चयन कर रही हैं अपने जीवन में, वो सब इस्लाम को फॉलो नहीं कर रही हैं, वो कमतर मुस्लिम है आपसे? देखिए, ये कमतर है या नेक है या वली है या वलिया है, इसका फैसला तो अल्लाह करेगा। मगर जब अल्लाह कुरान में फरमा दिया है कि हिजाब, निकाब और चादर ओढ़ना, ये कुरान में अल्लाह का हुक्म है, आप नहीं पहनना चाह रही, वो भारत के संविधान में आपका राइट टू चॉइस है। मेरा राइट टू चॉइस हिजाब पहनना है, आप उसको कैसे रोकेंगे? नहीं। और मैं किसी के नेक होने पे या खराब होने पे मैं फैसला नहीं कर सकता हूं, क्योंकि जब मैं अपने गिरबान में सुनिए, जब मैं अपने गिरबान में झांकता हूं तो मैं खुद एक गुनाहगार आदमी हूं। मैं कौन हो सकता हूं किसी का फैसला करने वाला कि ये नेक औरत है, ये गुनाहगार है? ये तो अल्लाह करेगा। मगर जो अल्लाह का कुरान में फरमान है वो तो ये है ना, वो एसेंशियल है। ये बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं आप ओवैसी साहब। मैं ऐसा बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है, क्योंकि आप एक तरफ से तो ये भी कह रहे हैं कि जरूरी है, अल्लाह का हुक्म है कि हर लड़की को हिजाब पहनना चाहिए, उसके बाद दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम जज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जज की जाती है ना लड़कियां, इसी बना पर उनको जज किया जाता है कि इसने हिजाब नहीं पहनी है, ये कमतर मुसलमान है। जिसने पहनी है, जिसने टोपी पहनी है वो बेहतर है, जिसने दाढ़ी रखी है वही बेहतर है। ये तो गलत है ना सर, ये स्टीरियोटाइप प्रोपेगेट करना। ईरान से लेकर विश्व भर में ऐसे मुल्क हैं जहां पर लड़कियां विद्रोह कर रही हैं, वो हिजाब नहीं पहनना चाहती हैं, बाल काट रही हैं, हिजाब नहीं पहनना चाहती हैं। आप तो उन पर नैतिक दबाव डाल रहे हैं, दमन का हथियार बना रहे हैं सर। नहीं, आप देखिए मैडम, मैं आपको कह रहा हूं कि आप मुझे लेक्चर दे रही हैं। मुझे लेक्चर मत दीजिए, आप सवाल करिए ना मेरे को, आपकी राय हो सकती है। आप ही के इंग्लिश चैनल की एक रिपोर्टर ने लाइव चैनल पर अपने बाल काटे, क्या उस चैनल के रिपोर्टर को हिजाब पहनना था? फिर आप उन मुस्लिम कर्नाटका की मुस्लिम लड़कियों के बारे में, ईरान में जो हो रहा है आपको उसकी फिक्र है, जहां पर फंडामेंटल राइट्स नहीं है। ईरान एक इस्लामिक कंट्री है, भारत एक किसी मजहब का कंट्री नहीं है। ईरान की फिक्र नहीं है ओवैसी साहब, लड़कियों की फिक्र है। ईरान की फिक्र नहीं है, लड़कियों की फिक्र है। और विश्व भर में अगर लड़कियां बाल काट रही हैं तो उसका सिर्फ एक मतलब है सर, वो ये कि लड़कियों के लिए हिजाब को दमन का हथियार मत बनाइए, ये मॉरल पुलिसिंग मत कीजिए। आपको अनेकों लोग सुनते हैं देश भर में सर। नहीं, मैं हरगिज आपकी बात को नहीं मानता, गलत कह रही हैं। आपको ईरान से मोहब्बत है, मुझे भारत से मोहब्बत है मैडम। मुझे भारत की बच्चियों, मुझे लड़कियों से मोहब्बत है, राइट टू कल्चर, मुझे लड़कियों से मोहब्बत है, मुझे उनके अधिकारों से मोहब्बत है। आपको नहीं है, आपको मोहब्बत नहीं है, आपको सिर्फ उनसे मोहब्बत है जो आपकी तरह हिजाब नहीं पहनती है। क्या मैंने कभी कहा किसी टीवी चैनल पर जाकर आकर कि मैं उसी का एंकर से बात करूंगा जो हिजाब पहनती है? मैं तो रिस्पेक्ट करता हूं। आपको मानना पड़ेगा कि जो हिजाब पहनती है, आप लड़िए, आखिरी वक्त तक लड़ूंगी। अगर किसी महिला का अधिकार है हिजाब पहनने का और वो शौक से पहनना चाहती है, मैं उसके लिए भी लड़ूंगी। लेकिन अगर कोई शौक से नहीं पहनना चाहती है तो मैं उसके लिए भी लड़ूंगी, लेकिन स्कूल में नहीं। जहां यूनिफॉर्म है वहां पर नहीं, बिल्कुल सही है। जहां पर यूनिफॉर्म है वहां पर नहीं। सुनिए, जहां पर सारे बच्चे एक समान। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है सर? यूनिफॉर्म का यही मतलब होता है ना कि भेद हटे, बच्चे एक जैसे दिखे, एक जैसी अपनी पढ़ाई करें। स्कूल है ना सर, यूनिफॉर्म है। तो सुन तो लीजिए, अब आप बोले ही जा रहे हैं तो अगर आप एक जहन बनाकर आए हैं कि मैं अपनी बात को कह दूंगी, मुबारक हो आपको। मगर जब आप हमको बुलाए हैं आपके एक मकबूल प्रोग्राम में, तो सुन तो लीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर एक सिख लड़का टर्बन पहन सकता है, हिंदू लड़की सिंदूर विभूति लगा सकती है, मंगलसूत्र पहन सकती है, तो मुसलमान क्यों नहीं लड़की पहन सकती? मैं आपसे कह रहा हूं कि हिजाब पहनना उसका राइट टू कल्चर का हिस्सा है, राइट टू कॉन्शियस का हिस्सा है, राइट टू प्राइवेसी का हिस्सा है। और भारत के संविधान में स्कूल में कोई लड़का लड़की जा रहा है तो फंडामेंटल राइट स्कूल की गेट पर नहीं छोड़े जाते हैं मैडम। राइट टू कल्चर का हिस्सा है हिजाब पहनना, राइट टू चॉइस कल्चर इसका हिजाब पहनने का हिस्सा है, राइट टू कॉन्शियस हिजाब पहनने का हिस्सा है। आज एक हरियाणा के मिनिस्टर ने कहा कि हिजाब के बारे में कहा, मैं चैलेंज कर रहा हूं बीजेपी के उस मिनिस्टर को कि वो खड़े होकर आज तक को कह दे कि नरेंद्र मोदी को वो महिला वोट ना दे जो घूंघट पहनती है। कहिए आप,
आप नहीं कहेंगे वो। आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी तरह बन जाऊं। मैं ये कह रहा हूं कि कौन सी बच्ची को स्कूल में आपने घूंघट डालकर आते देखा है सर? कौन सी बच्ची को स्कूल में घूंघट डालते देखा है सर? बात स्कूल की हो रही है ना। आपको दिखाना है, मैं आपके साथ चलता हूं। चलिए मेरे साथ राजस्थान के शेखावत के इलाके में चलिए मेरे साथ, मैं दिखाता हूं आपको नेशनल स्कूल की बच्चियां, बल्कि मैं आपको ज़ईफ औरतें दिखाऊंगा जो पहनती है घूंघट। मैं तो यही कह रहा हूं ना, राइट टू कल्चर का हिस्सा है। अब मैं आपको आखिरी मर्तबा समझा रहा हूं, यूनिफॉर्मिटी फंडामेंटल राइट नहीं है मैडम, प्लीज समझिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन फंडामेंटल राइट है। यूनिफॉर्मिटी भारत के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है। प्लूरलिज्म और डाइवर्सिटी भारत के संविधान का हिस्सा है, इसको बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा, इसको समझना है हमको। अगर आप बोलेंगे कि नहीं है, मैं कह रहा हूं है। राइट टू चॉइस मेरी बच्चियों को है, राइट टू प्राइवेसी उनको है। आप कौन क्यों रोकने वाले उनको? अब मैं बोलूं सर? आप भले आज से मुझे राय बताएं। नहीं सर, सुनने तो हम आपको आए हैं और आपसे सिर्फ सवाल करना मेरा हक है और अधिकार है। संभल से सांसद है शफीकुर रहमान, सुनिए उनकी बात। कहते हैं हिजाब ना होने से आवारगी बढ़ेगी। आज उनकी बात मुझे आपकी बात से बहुत मिलती हुई दिख रही है, क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि एसेंशियल टू इस्लाम है, ये अल्लाह का हुक्म है, आप कह रहे हैं। तो आवारगी बढ़ेगी, जो महिलाएं नहीं पहनेगी उनसे आवारगी बढ़ेगी। सुनिए मैडम, मैंने आपको शुरुआत में कह दिया कि असदुद्दीन ओवैसी कभी भी किसी के बारे में यह फैसला नहीं कर सकता कि कौन नेक है कौन गुनाहगार है। मैं अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा गुनाहगार आदमी समझता हूं। जहां तक बरक साहब की राय है, आप उनके पास अपना कैमरामैन संभल को भिजाइए, उनसे पूछ लीजिए, आप उनसे बोल सकते हैं। मगर मेरा मानना है कि कुरान में अल्लाह ने ये हुक्म दिया है। मेरा मानना है कि हिजाब पहनना राइट टू चॉइस है, हिजाब पहनना राइट टू कल्चर है, हिजाब पहनना राइट टू प्राइवेसी है। आपने चॉइस छोड़ी कहा? आपको कैसे मालूम? आपने जैसे बोल दिया सर कि अल्लाह का हुक्म है, एसेंशियल टू इस्लाम है, आपने कहां चॉइस छोड़ी? आपने बच्चियों के लिए चॉइस छोड़ी कहां सर? तो देखिए मैडम, आपको मैं कह रहा हूं कि ये राइट टू चॉइस भी है, राइट टू प्राइवेसी भी है, राइट टू कॉन्शियस भी है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का हिस्सा भी है, और राइट टू कल्चर एक अनफेटर्ड राइट है भारत के संविधान में। कोई किसी को जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा। एक मुस्लिम लड़की अपने कॉलेज में मोटरसाइकिल चलाकर आ रही है और कॉलेज में पार्क करती है, तो उसको संघ परिवार के लड़के उसको घेर लेते हैं मॉब में। अब आप बताइए, जो लड़की मोटरसाइकिल चलाकर आ रही है उसको प्रेशर डाला जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपकी राय मुख्तलिफ है, मैं रिस्पेक्ट करता हूं, मगर जो पहनती है उनको भी तो रिस्पेक्ट करिए। आप जो पहनना चाहती है उनको रिस्पेक्ट करिए। बिल्कुल, जो पहनना चाहती है, और अगर कानून इजाजत देता है तो मैंने कहा ना, मैं उनके अधिकार के लिए लड़ूंगी। लेकिन स्कूल में बात यूनिफॉर्म की है। आप तो नहीं लड़, एक सीधा सवाल, बात यूनिफॉर्म की नहीं है। एक सवाल है सर, सुनिए ना। हाँ पूछिए, सवाल पूछिए। अब आपको ए या बी में से चूज करना है। फरमाइए। हिजाब इज एसेंशियल टू इस्लाम या हिजाब में राइट टू चॉइस है? ए या बी? दोनों भी है। ये नहीं हो सकता। दोनों भी है। भारत के संविधान में दोनों भी है। अरे क्यों नहीं हो सकता? आप कौन होती है? भारत के संविधान में दोनों भी है। आप इसेंशियल कह रहे हैं टू इस्लाम, आप उन बच्चियों को कमतर मुसलमान बता रहे हैं। मैं नहीं बता रहा हूं, आप झूठ बोल रहे हैं मैडम, मुझे कहना पड़ेगा। आप चूज करके कह रहे हैं मेरे अल्फाज को। मैं ये कह रहा हूं कि हिजाब पहनना राइट टू चॉइस भी है। मैं ये कह रहा हूं कि हिजाब पहनना राइट टू प्राइवेसी भी है, हिजाब पहनना राइट टू कॉन्शियस भी है, हिजाब पहनना फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी है। ये सब चीजें भारत का संविधान हमको इजाजत देता है इस बात की। बीजे इमानुएल का केस आप पढ़ लीजिए। बीजे इमानुएल के केस में जस्टिस चिन्नप्पा रेड्डी ने कहा था 11 अगस्त 1986 को कि अगर आप किसी स्टूडेंट के कॉन्शियस बिलीफ को अगर आप रोकेंगे तो संविधान का वायलेशन है। जस्टिस चिन्नप्पा रेड्डी ने कहा था। जो लड़कियां जनगण मन जब पढ़ा जा रहा था तो खड़ी हो गई, मगर उन्हें पढ़ा नहीं, तो जस्टिस चिन्नप्पा रेड्डी ने उनको कहा कि उनका राइट है वो। लेकिन कोर्ट ने भी एसेंशियल टू इस्लाम नहीं माना है इसे भी। डिफरिंग व्यू है मैडम, एक जजमेंट मान रहा है, दुलिया साहब ने कहा है कि एसेंशियल टू इस्लाम है, वो तो नहीं कहा है उन्होंने।
मुझे इजाजत दीजिए कि मैं आपको पढ़कर सुना दूं, ताकि आपकी जो रिसर्च टीम है बिल्कुल बकवास है। जस्टिस धूलिया साहब ने जो लाइव लॉ में एक बॉक्स बनाकर लिखा गया, द मेन थ्रस्ट ऑफ माई जजमेंट इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ ERP वॉज नॉट एसेंशियल टू द डिस्प्यूट, द हाई कोर्ट टुक अ रॉन्ग पाथ, ये उन्होंने कहा है। लेकिन यहां उन्होंने स्टेट नहीं किया है ना। हमारी रिसर्च टीम बकवास ही सही सर, आपकी रिसर्च टीम अव्वल दुनिया की सबसे अच्छी, लेकिन फिर भी मैं पूछ रही हूँ कि एक सेंटेंस में क्या इसेंशियल टू इस्लाम, इसेंशियल टू इस्लाम कहा गया है? कहीं पर अगर ऐसी लाइन है तो मुझे वो भी पढ़ के सुना दीजिए। अरे मैं आपको पढ़ के सुना दिया हूं। मेन थ्रस्ट ऑफ माय जजमेंट इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ ERP वाज नॉट एसेंशियल टू द डिस्प्यूट, द हाई कोर्ट टुक अ रॉन्ग पाथ। यस, और वही जज ये बोलना चाह रहे हैं कि ये बच्चों की शिक्षा की बात है। यहां से वो आगे लड़कियों की शिक्षा पर आ रहे हैं, यहां से वो ये नहीं एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि इसेंशियल टू इस्लाम है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अब मैडम, बच्चियों की शिक्षा, अगर आप ये कहेंगे कि हिजाब नहीं पहनेंगे तो अलाउ नहीं करेंगे तो शिक्षा मुतासिर होगी ना। तो आप मिसलीड कर रहे थे ना सर, बेकार ही मेरी रिसर्च टीम को कोस रहे थे। आप मिसलीड कर रहे हैं ना। जज साहब ने ये नहीं स्थापित किया है सर। बिल्कुल सही है, ये नहीं स्थापित किया है इसेंशियल टू इस्लाम है। मैं आपको जी मैडम सुनिए, उन्होंने कहा है मेन थ्रस्ट ऑफ माय जजमेंट इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ ERP वाज नॉट एसेंशियल टू द डिस्प्यूट, द हाई कोर्ट टुक अ रॉन्ग पाथ। अब आप बताइए इसमें और क्या बोलना चाहिए? हाई कोर्ट रॉन्ग पाथ लिया है। उन्होंने क्या कि अल्टीमेटली इट इज अ मैटर ऑफ चॉइस, आर्टिकल 14 एंड 19। हाँ। अब 14 एंड 19 क्या है बताइए फिर? आप मेरी ही बात यही तो हम कह रहे हैं। अच्छा, और एक चीज, हाई को सर आप मेरी ही बात। अरे मैडम, मैं आपसे कह रहा हूं, नहीं बिल्कुल नहीं प्रूफ कर रहा हूं, मेरी बात आपसे मुख्तलिफ है, बिल्कुल अलग है मेरी बात आपसे। चलिए सर, अभी तो 3 जजेस के बेंच पर पूरी सुनवाई होनी है और वहीं से फैसला आएगा। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओवैसी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और हिजाब के मुद्दे पर बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और अब बात उस खबर की जिसे सुनकर डरना जरूरी है। थोड़े वक्त के लिए उस परिवार के बारे में सोचिए जहां अंधेर में सादी वर्दी में पिस्टलधारी पुलिस वाले घर में घुस जाते हैं। घर में मौजूद लोग कुछ समझ पाते उससे पहले पुलिस वाले 50,000 इनामी मोस्ट वांटेड एक अपराधी के घर में छिपे होने के बारे में बताते हैं। घर वालों को पता नहीं है कि सादे कपड़े में हथियारों के साथ आए लोग पुलिस वाले हैं या फिर अपराधी हैं खुद। कुछ देर में घर के अंदर अचानक गोलियां चलती हैं और घर की मालकिन गुरप्रीत कौर भुल्लर को गोली लग जाती है। जख्मी गुरप्रीत कौर बेमौत मारी जाती है। सोचिए, जैसा गुरप्रीत के साथ हुआ वैसा किसी के साथ भी हो सकता है। आज गुरप्रीत है, कल कोई और हो सकता है। आखिर उत्तर प्रदेश की ठोको पुलिस क्या अब इतनी बेलगाम हो चुकी है कि अपराधी और आम आदमी के बीच में फर्क करना भूल गई है? क्या वर्दी वाले अपराधियों से निपटने के लिए मिली खुली छूट का बेजा फायदा उठाया जा रहा है? आज बात ठोको पुलिस सिस्टम से सीधे सवाल की। गोलियों के निशान, सादी वर्दी में पहुंची ठोको पुलिस के साथ धक्का मुक्की, जमीन पर पड़ी हुई पिस्टल, बिना नंबर की गाड़ी में तोड़फोड़ के सबूत। सड़क पर लोगों का हल्ला बोल, मातम में डूबा हुआ परिवार। इन सारी तस्वीरों के पीछे है उत्तर प्रदेश की ठोको पुलिस। वही ठोको पुलिस जिस पर एक बेगुनाह महिला के कत्ल का सनसनीखेज आरोप है। वही ठोको पुलिस जिसके खिलाफ उत्तराखंड में संगीन कत्ल का मुकदमा दर्ज हो चुका है। वही ठोको पुलिस जिसकी खाकी पर गुरप्रीत कौर के खून का इल्जाम है। आज उत्तराखंड के काशीपुर की रहने वाली गुरप्रीत कौर भुल्लर इस दुनिया में नहीं है। गुरप्रीत की मौत गोली से हुई है, लेकिन ना तो गुरप्रीत कोई अपराधी थी, ना तो गुरप्रीत का जुर्म की दुनिया से कोई लेना देना था, ना ही किसी अपराधी ने गुरप्रीत को गोली मारी।
गुरप्रीत तो उत्तराखंड के जसपुर ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख और बीजेपी नेता गुरतार भुल्लर की पत्नी थी। आखिर सनसनीखेज वारदात का सच क्या है? घर वालों से सुनिए रोंगटे खड़े कर देने वाली आप बीती। प्राइवेट गाड़ियों में आके इन्होंने आगे पहले पूरा घर में घूमना चालू कर दिया। मना किया तो गोली चला के भाभी की गोली मार दी इन्होंने। मार के फिर गांव वाले लोगों ने पकड़ लिया, पकड़ के पुलिस को दे दिया। उसके बाद में पुलिस से भी छुट के चले गए। कितने लोग आपके घर में कौन कौन था? आप थे, भाभी थी, आपके बड़े भाई थे? मेरी भाभी थे, भैया थे। आप कहाँ पे थे? भैया पास में ही थे बिल्कुल। आरोप यूपी पुलिस पर है। गुरप्रीत के घर वालों का आरोप है कि यूपी पुलिस की तरफ से चलाई गई गोली से उनकी जान गई। वहीं पुलिस का कहना है कि मोस्ट वांटेड जफर का पीछा करते करते इस घर तक पुलिस पहुंची थी। इस वक्त हम लोग गुरताज सिंह भुल्लर के पहली मंजिल की तरफ चल के जा रहे हैं, सीढ़ियों के रास्ते, जहां पर बताया जा रहा है कि जो सादी वर्दी में जो पुलिस की टीम पहुंची थी वो जफर की तलाश में जब घर के अंदर पहुंचती है तो ऊपर की तरफ आ जाती है। यहीं पर मौजूद थी गुरताज सिंह भुल्लर की पत्नी। आप ये देखिए, ये जो आप निशान देख रहे हैं, ये आपको जगह जगह इस तरीके के निशान दिखेंगे। 6 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। उत्तराखंड पुलिस ने गुरप्रीत की हत्या का केस यूपी पुलिस की टीम के खिलाफ दर्ज कर लिया है। दावा यही है कि कोई हादसा नहीं है बल्कि ये हत्या का केस है, यानी कि यूपी के खाकी वर्दी वालों के हाथ खून से रंगे हो सकते हैं। People cannot take care of 8 people. That is a fact also. That's a fact also. और वो इलाज के लिए ले जा रहा था, वहाँ बल प्रयोग करके गए तो क्या करे एक सिंगल कांस्टेबल? ये भी तो फैक्ट है, ये भी फैक्ट है बॉस, ये भी फैक्ट है। और वो बल प्रयोग हमारे कर्मचारियों के ऊपर करा है, वो भी फैक्ट है। वो मैं सबके सामने बोल रहा हूँ। और लास्ट में बैरियर तक तोड़े हैं। वहां पे भी बैरियर में एक अकेला कांस्टेबल था, उसने उसको पकड़ा भी था, फिर भी उसको धक्का मार के नीचे गिरा के गए। वो सब फैक्ट है। देखिए, ये चीजें हम यहाँ पे ट्रायल ना चलाए, मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रायल ना चलाए। हमारे पास बहुत स्ट्रांग एविडेंस है बल प्रयोग करके वो भागने का। वो सारे हम इस एविडेंस में डालेंगे। 302 में बहुत स्ट्रांग केस होगा, बिल्कुल बच नहीं पाएंगे। घर वालों का यूपी पुलिस पर सनसनीखेज आरोप है। आरोप ये कि यूपी पुलिस ने फायरिंग की, जवाब में कोई क्रॉस फायरिंग नहीं की गई। यानी यूपी पुलिस का दावा झूठा है कि हॉस्पिटल में इलाज करा रहे पुलिस वालों को भी गोली लगी है। वो फर्जी केस बना रही है, मर्डर हो गया, अब पुलिस बन के कह रहे हैं पुलिस है। बस जबरदस्ती वाला वही है। आप क्या डिमांड करते हैं सरकार से, एजेंसी से? किस तरीके की इंक्वायरी की क्या डिमांड? हम तो सीबीआई जांच मांग रहे हैं। सीबीआई जांच होनी चाहिए। ऐसे तो कोई भी किसी के घर पे आके मार जाएगा। बिल्कुल सामने हम क्षेत्र के प्रमुख भी, हमें ये भी नहीं, लोकल पुलिस भी नहीं बुलाई। अकेले आके गोली चला के कोई बंदा पुलिस के लेके आते हैं, हमें पता चलता पुलिस है। लेडीज पे गोली चला के मार गए। कितने लोग पकड़े गए थे? 4-5 लोग थे। 4-5 लोगों को पकड़ा था, पुलिस के हवाले किया था, लेकिन उसके बावजूद घर से लेके वीडियो लोगों के पास कि घर से पूरा सही सलामत बैठ के गए, बाद में जाके बता रहे हैं कि गोली चल गई, ये चल गया, वो चल गया। सीसीटीवी लगे हैं? सीसीटीवी क्या चलते नहीं चलते, वो डीवीआर भी ले गए, पता नहीं कौन ले गया, भीड़ आई जब। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब स्थानीय लोगों ने मुरादाबाद पुलिस की टीम को मौका वारदात पर पकड़ लिया था। पुलिस की इस जब गोली चलती है तो उसके बाद शोर शराबा होता है, गांव के लोग पहुंचते हैं और गांव के लोगों ने जब ये यहाँ के हालात देखे, यहाँ के मंजर देखा तो वो गुस्से में आ जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर जमकर उत्पात होता है, तोड़फोड़ होती है। और पुलिस तकरीबन 4 से 5 लोग जो सादी वर्दी में यहाँ पर मौजूद थे, क्योंकि लोकल पुलिस को कॉल किया गया। बताया जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश की पुलिस जब यहाँ पर पहुंची तो लोकल जो थाना है, कुंडा थाना, लोकल पुलिस, किसी से भी उन्होंने संपर्क नहीं किया था। हत्या का केस दर्ज हो चुका है, फॉरेंसिक टीम सबूत जुटा चुकी है। यानी ठोको पुलिस के ऊपर लगे संगीन आरोपों का सच बहुत जल्द दुनिया के सामने होगा। वही कड़वा सच जिसकी वजह से भुल्लर परिवार की खुशियों को ग्रहण लग गया। काशीपुर से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश पुलिस अपनी सफाई में कई सारी बातें कह रही है, वो हम आपको बता देते हैं जो दावे कर रही है। दावा नंबर 1, मुरादाबाद की एसओजी 50,000 इनामी अपराधी जफर का पीछा करते करते गुरप्रीत के घर पहुंच गई थी। दावा नंबर 2, मोस्ट वांटेड अपराधी भुल्लर के घर में घुसा था। दावा नंबर 3, घर में पकड़े गए अपराधी को भुल्लर के घर वालों ने भगा दिया। जो अगला दावा है नंबर 4,
एसओजी ने एक भी गोली नहीं चलाई, उल्टा उन्हें बुल्लर के घर पर गोली मारी गई। 2 पुलिस वालों को गोली लगी। हालांकि आपको बता दें, ठोको पुलिस की दलील को मौकाए वारदात पर पहुंची फोरेंसिक्स की टीम और उत्तराखंड पुलिस ने खारिज कर दिया है। यूपी पुलिस का दावा है कि भुल्लर के घर पर उनके ऊपर फायरिंग हुई, लेकिन मौकाए वारदात पर पहुंची फॉरेंसिक टीम को क्रॉस फायरिंग के सबूत नहीं मिले हैं। यानी यूपी की ठोको पुलिस का दावा शुरुआती पड़ताल में मजबूत नहीं दिख रहा है। हमारी पुलिस को इनपुट मिला था कि जो हमारा गैंगस्टर का इनामी अपराधी था जफर, जो कि एसडीएम से अवैधता करने के मामले उनको में वांछित था, उसको पीछा करते हुए हमारी पुलिस ठाकुर द्वारा में ही इसकी जो लोकेशन मिली थी उसे पीछा करते हुए मूव करते गए। बॉर्डर पोरस है इसलिए वो मूव करते करते वो जो कुंडा थाना क्षेत्र पड़ता उसमें एक घर में घुस गया। घर में घुसने के बाद वहां पे उन्होंने इसको लेने का प्रयास किया, तो वहां पे उसको वहां भगाया गया और हमारी पुलिस को रिस्ट्रेन करके उनको बंधक बना के उनके साथ मारपीट करी गई और इसमें से 2 लोग को फायर आर्म वुंड्स हैं और उनका इलाज करा जा रहा है। टोटल 6 लोग गंभीर रूप से घायल थे और इसके अतिरिक्त 2 लोग थे जो रात में मिसिंग थे, उनको रात में हमारी पुलिस ने फिर रिकवर किया। क्रॉस फायरिंग का तो कोई इस तरह का निशान वहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। गाड़ी का आपने जांच करी है? फॉरेंसिक एंगल से क्रॉस फायरिंग का कोई भी गाड़ी की भी जांच की है हमने और वहाँ भी, क्योंकि क्रॉस फायरिंग होती है तो कहीं ना कहीं निशान दीवारों पे या कहीं ना कहीं गाड़ी पे कहीं ना कहीं कोई न कोई निशान वहाँ पे होते हैं। क्रॉस फायरिंग का कोई इस तरह के वहाँ पे एविडेंस नहीं मिला है। तो अभी जो आपकी जांच है उसके हिसाब से यही लग रहा है कि जो लोग आए थे उन्होंने ही फायरिंग करी है? ये तो यही लग रहा है। और क्या ये सर्विस रिवॉल्वर आपने कार्ट्रिजेस वगैरह चेक करे होंगे? जी 2 कार्ट्रिज मिले हैं, 3 पिस्टल्स मिली हैं और उनको हमने सील करके आईओ को हैंडओवर किया। फॉरेंसिक टीम के ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर दयाल के दावे में दम है, क्योंकि घटनास्थल के सबूत जुटाने के बाद आज तक से अहम जानकारी शेयर की है। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।